कक्षा 9 विज्ञान का पार्ट 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसका प्रथम क्वेश्चन है, विषमांगी मिश्रण क्या है? मिश्रण जिसकी बनावट समान हो, मिश्रण जिसकी बनावट असमान हो, 1 और 2 दोनों, या वह मिश्रण जिसकी कोई बनावट नहीं हो। तो इसका आंसर होगा बी, मिश्रण जिसकी बनावट असमान हो विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विषमांगी मिश्रण कौन से हैं? नमक और सल्फर, जल और तेल, सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। ये सभी विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विलयन छांटिए। नींबू पानी, सोडा जल, आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। यह सभी उदाहरण विलयन के हैं। अगला प्रश्न, विलयन के कौन कौन से भाग होते हैं? विलायक, विलेय, 1 और 2 दोनों, या निलंबन। तो इसका आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों, क्योंकि विलयन है वो विलेय प्लस विलायक दोनों से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ हैं? दूध, रक्त, जल, मिश्र धातु। तो इसका आंसर होगा सी, जल। जल है वो शुद्ध पदार्थ है, बाकी दूध, रक्त, मिश्र धातु ये शुद्ध पदार्थ नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अशुद्ध पदार्थ है? सोडियम, वायु, हाइड्रोजन, अमोनिया। तो इसका आंसर होगा बी, वायु। वायु है वो अशुद्ध पदार्थ है, क्योंकि वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें मिली हुई होती है, तो वायु शुद्ध नहीं है। बाकी सोडियम, हाइड्रोजन, अमोनिया ये शुद्ध पदार्थ हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मिश्रण है? चांदी, हाइड्रोजन, जल, वायु। तो इसका आंसर होगा डी, वायु। वायु है वो एक मिश्रण है, बाकी चांदी, हाइड्रोजन, जल ये मिश्रण नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है? चीनी प्लस जल, साधारण नमक प्लस जल, फिटकरी प्लस जल, मिट्टी का तेल प्लस जल। तो इसका आंसर होगा डी, मिट्टी का तेल प्लस जल, क्योंकि मिट्टी का तेल और जल आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। बाकी फिटकरी प्लस जल आपस में मिश्रण बना लेते हैं, साधारण नमक प्लस जल विलयन बना लेते हैं, चीनी प्लस जल भी आपस में विलयन बना लेते हैं, जबकि मिट्टी का तेल प्लस जल आपस में विलयन नहीं बनाते हैं। तो ये एक विषमांगी मिश्रण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? धातु, अधातु, उपधातु, कोलोइडल। तो इसका आंसर होगा डी, कोलोइडल। कोलोइडल कोई तत्व नहीं है, बाकी धातु, अधातु, उपधातु वो तत्व है, जबकि कोलोइडल एक मिश्रण है। तत्व क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिसमें दूसरे पदार्थ का मेल या मिश्रण न हो, वो तत्व कहलाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? सोडियम, अशुद्ध जल, कार्बन डाइऑक्साइड, गंगा जल। तो इसका आंसर होगा डी, गंगा जल, क्योंकि गंगा जल है वो शुद्ध पदार्थ नहीं है। सोडियम, अशुद्ध जल, कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी शुद्ध पदार्थ हैं। अगला प्रश्न, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बने विलयन को कहा जाता है? संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, कोलोइडल विलयन। तो इसका आंसर होगा डी, कोलोइडल विलयन, क्योंकि कोलोइडल विलयन है वो परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न, समांगी मिश्रण को कहा जाता है? निलंबन, विलयन, कोलोइडी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, विलयन। विलयन जो होते हैं वो समांगी मिश्रण होते हैं, बाकी निलंबन और कोलोइडी जो होते हैं वो विषमांगी मिश्रण होते हैं। अगला प्रश्न,
एक निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उस विलयन को क्या कहेंगे? तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। तो इसका आंसर होगा सी, संतृप्त विलयन। एक निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। अगला प्रश्न, विलयन में मौजूद विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन कौन कौन से प्रकार के होते हैं? तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। ये सभी विलयन के प्रकार हैं। अगला प्रश्न, सांद्र विलयन की तुलना में तनु विलयन में विलेय की मात्रा कितनी होती है? कम, ज्यादा, बराबर, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर होगा ए, कम। सांद्र विलयन की तुलना में तनु विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है, जबकि सांद्र विलयन में विलेय की मात्रा ज्यादा होती है। अगला प्रश्न, सांद्र विलयन में किसकी मात्रा ज्यादा होती है? विलेय, विलायक, विलेय और विलायक दोनों पदार्थ। तो इसका आंसर होगा ए, विलेय। सांद्र विलयन में विलेय की मात्रा ज्यादा होती है। अगला प्रश्न, एक से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है? यौगिक, मिश्रण, निलंबन, विलयन। इसका आंसर होगा ए, यौगिक। एक से अधिक तत्वों के संयोग से यौगिक बनते हैं। अगला प्रश्न, नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा, सरल आसवन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, क्रिस्टलीकरण द्वारा। तो इसका आंसर होगा सी, प्रभाजी आसवन द्वारा नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जाता है। अगला प्रश्न, दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है वह है प्रभाजी आसवन, क्रिस्टलीकरण, अपकेंद्रीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, अपकेंद्रीकरण। दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? अणु, परमाणु, यौगिक, आयन। तो इसका आंसर होगा बी, परमाणु। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। अगला प्रश्न, विभिन्न प्रकार के कणों से निर्मित पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व, यौगिक, मिश्रण, द्रव्य। तो इसका आंसर होगा बी, यौगिक। विभिन्न प्रकार के कणों से निर्मित पदार्थ को यौगिक कहते हैं। अगला प्रश्न, वायु में विलायक कौन सा होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। तो इसका आंसर होगा बी, नाइट्रोजन। विलायक विलयन में वे पदार्थ होते हैं जो सबसे अधिक मात्रा में होते हैं। तो वायु में जो सबसे अधिक मात्रा में जो कण या पदार्थ हैं वो है नाइट्रोजन गैस। तो इसलिए इसका आंसर होगा बी, नाइट्रोजन। एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम हो तो उस विलयन को क्या कहेंगे? तनु विलयन, सांद्र विलयन, असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। तो इसका आंसर होगा सी, असंतृप्त विलयन। एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा अगर संतृप्तता से कम हो तो उस विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। अगला प्रश्न, विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं? विलयन की मात्रा में घुले विलेय की मात्रा, विलाय की मात्रा में घुले विलेय की मात्रा, 1 और 2 दोनों, या संतृप्त घोल की मात्रा। तो इसका आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों। मतलब विलयन की मात्रा में घुले विलेय की मात्रा तथा विलाय की मात्रा में घुले विलेय की मात्रा। अगला प्रश्न, शुद्ध पदार्थ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शुद्ध पदार्थों में केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं। शुद्ध पदार्थ यौगिक या मिश्रण हो सकते हैं। शुद्ध पदार्थों की संरचना समान होती है। निकेल के अलावा अन्य सभी तत्वों द्वारा शुद्ध पदार्थों का उदाहरण दिया जा सकता है।
तो इसका सही आंसर होगा बी 1 और 3। 1 और 3 जो कथन है वो सत्य है। अगला प्रश्न, लोहे की बनी वस्तु पर जंग लगना कहलाता है। जंग और यह भौतिक और साथ ही रासायनिक परिवर्तन है, या विघटन और यह भौतिक परिवर्तन है। थर्ड ऑप्शन है सी है जो जंग और यह रासायनिक परिवर्तन है। अंतिम ऑप्शन विघटन और यह एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका आंसर होगा सी जंग और यह एक रासायनिक परिवर्तन है। व्याख्या, दरअसल लोहे से बनी किसी वस्तु में जंग लगना जंग कहलाता है। जंग एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि जंग एक रासायनिक यौगिक हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है जो तत्व आयरन से बिल्कुल अलग है। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन है जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, पदार्थ अपनी पहचान नहीं बदलते हैं और कुछ भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा उन्हें आसानी से उनके मूल रूप में वापस किया जा सकता है। जैसे उदाहरण बर्फ का पिघलना, बिजली के बल्ब का चमकना, कांच के गिलास का टूटना आदि। दूसरी ओर रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन है जिनमें नए पदार्थ बनते हैं। इसमें शामिल पदार्थ अपनी पहचान बदल लेते हैं और वे पूरी तरह से नए पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं जिन्हें उनके मूल रूप में वापस नहीं किया जा सकता। जैसे कि कागज का जलना, लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम के तार का जलना आदि। नोट, विघटन वह प्रक्रिया है जिसमें एक विलायक में घोल बनाने के लिए घुल जाता है। अगला प्रश्न, सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड का मिश्रण है, विषमांगी और टिंडल प्रभाव दिखाता है, समांगी और टिंडल प्रभाव दिखाता है, विषमांगी और टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है, समांगी और टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। तो इसका आंसर होगा डी, समांगी और टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है। सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड का मिश्रण विलयन कहलाता है और विलयन होते हैं वो समांगी होते हैं और यह टिंडल प्रभाव भी नहीं दिखाते हैं। टिंडल प्रभाव, जब प्रकाश किसी कोलोइडी केमिकल मिक्सर माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। प्रकाश की इस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। मतलब प्रकाश की किरण का फैलना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। अगला प्रश्न, निलंबन किसे कहते हैं? जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण नहीं घुलते हैं, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। निलंबन में उसे कहते हैं जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है और निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है और इसमें जिसमें विलेय पदार्थ कण नहीं घुलते हैं उसे भी निलंबन कहते हैं। अगला प्रश्न, निलंबन कण प्रकाश की किरण पर कैसा प्रभाव डालते हैं? किरण को फैलाते हैं, किरण को फैलाते नहीं है, किरण पर कोई प्रभाव नहीं डालते, किरणें सिकुड़ जाती है। तो इसका आंसर होगा ए, किरण को फैलाते हैं। निलंबन टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं तो ये किरण को फैला देते हैं। अगला प्रश्न, निलंबन कैसे होते हैं? स्थायी, अस्थायी, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी, अस्थायी। निलंबन अस्थायी होते हैं। अगला प्रश्न, पदार्थ की संरचना के आधार पर दूध को माना जाता है एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ, तत्व, एक यौगिक। तो इसका आंसर होगा बी, एक अशुद्ध पदार्थ। पदार्थ की संरचना के आधार पर दूध एक अशुद्ध पदार्थ है क्योंकि दूध को पायस होने के कारण अशुद्ध पदार्थ माना जाता है। इमल्सन प्रक्रिया होती है जो एक कोलोइड है जिसमें एक द्रव की सूक्ष्म बूंदें दूसरे द्रव में बिखर जाती है जो इसके साथ मिश्रणीय नहीं है। इस कारण से दूध एक अशुद्ध पदार्थ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है और यह विद्युत का सुचालक है। ब्रोमीन एक अधातु है और कमरे के तापमान पर तरल के रूप में मौजूद होती है। फास्फोरस कार्बन के अलावा एक अधातु है जो अपरूपता दर्शाता है। सभी कथन सही है। तो इसका आंसर होगा डी, सभी कथन सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत है? वह विलयन
जिसमें बिना ताप बटाई विलेय की अधिक मात्रा को घोला जा सकता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसमें उस तापमान पर और अधिक विलेय नहीं घुल सकता, संतृप्त विलयन कहलाता है। यदि किसी विशेष तापमान पर संतृप्त घोल को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो यह असंतृप्त हो जाता है। यह सभी कथन सही है, तो इसका आंसर होगा डी, सभी कथन सही है। अगला प्रश्न, कोलोइडल विलयन कौन से होते हैं? विषमांगी मिश्रण, कणों का आकार छोटा होता है, प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। कोलोइडल विलयन विषमांगी मिश्रण भी होते हैं, इनके कणों का आकार भी छोटा होता है और ये प्रकाश की किरण को भी फैला देते हैं। अगला प्रश्न, किस विधि द्वारा कोलोइडल विलयन से कणों को पृथक किया जा सकता है? छानन विधि द्वारा, अपकेंद्रीकरण तकनीक, हाथ से चुनकर, वाष्पीकरण द्वारा। तो इसका आंसर होगा बी, अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा कोलोइडल विलयन से कणों को पृथक किया जा सकता है। अगला प्रश्न, कोलोइडल विलयन के अवयव कौन से हैं? परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम, विलेय प्रावस्था, 1 और 2 दोनों। तो इसका आंसर होगा डी, 1 और 2 दोनों, मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम कोलोइडल विलयन के अवयव हैं। इनसे मिलकर ही कोलोइडल विलयन बनता है। अगला प्रश्न, कोलोइड्स के उदाहरण कौन कौन से हैं? बादल, दूध, पनीर, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी कोलोइड्स के उदाहरण है। अगला प्रश्न, बादल कैसा कोलोइड्स का उदाहरण है? गैस में द्रव का विलयन, गैस में ठोस का विलयन, द्रव में ठोस का विलयन, ठोस में द्रव का विलयन। इसका आंसर होगा ए, गैस में द्रव का विलयन बादल में कोलोइड्स का उदाहरण है। अगला प्रश्न, कौन सी तकनीक से रंग वाले घटक को नीले या काले रंग की स्याही से पृथक कर सकते हैं? क्रोमेटोग्राफी, छानन विधि, अपकेंद्रीकरण तकनीक या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ए, क्रोमेटोग्राफी। अगला प्रश्न, नमक और कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं? वाष्पीकरण से, ऊर्ध्वपातन से, अपकेंद्रीकरण यंत्र से या छानकर। तो इसका आंसर होगा बी, ऊर्ध्वपातन से नमक और कपूर के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, किस विधि द्वारा घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं? क्रोमेटोग्राफी, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, आसवन। तो इसका आंसर होगा डी, आसवन। आसवन विधि द्वारा घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों जिनका क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम हो तो उसको किस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं? क्रोमेटोग्राफी, सामान्य आसवन, प्रभाज्य आसवन, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा सी, प्रभाज्य आसवन। प्रभाज्य आसवन विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों जिनका क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम हो तो उनको इस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? दाब बढ़ाकर और तापमान कम करके, संपीड़न और ठंडा करके, प्रभाज्य आसवन कॉलम में गर्म करके, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, किस विधि द्वारा अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त कर सकते हैं? क्रोमेटोग्राफी, आसवन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण। तो इसका आंसर होगा डी, क्रिस्टलीकरण द्वारा अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट को प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न, आयोडीन के टिंचर में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, यह घोलकर बनाया जाता है किन किन से? पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन, वेसलीन में आयोडीन, पानी में आयोडीन, एल्कोहल में आयोडीन। इसका आंसर होगा डी, एल्कोहल में आयोडीन से आयोडीन के टिंचर को निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न,
रक्त और समुद्र का पानी है, दोनों मिश्रण है, दोनों यौगिक है। रक्त एक मिश्रण है जबकि समुद्र का पानी एक यौगिक है, या रक्त एक यौगिक है और समुद्र का पानी एक मिश्रण है। तो इसका आंसर होगा ए, दोनों मिश्रण है। अगला प्रश्न, सोल और जेल का उदाहरण है। ठोस ठोस कोलाइड। सोल एक ठोस तरल कोलाइड है और जेल तरल ठोस कोलाइड है। सोल ठोस ठोस कोलाइड है और जेल ठोस तरल कोलाइड है। सोल एक तरल ठोस कोलाइड है और जेल एक ठोस तरल कोलाइड है। इसका आंसर होगा बी, सोल एक ठोस तरल कोलाइड है और जेल तरल ठोस कोलाइड है। अगला प्रश्न, पानी चीनी के घोल में। पानी घुलनशील है और चीनी विलायक है। पानी विलायक है और चीनी घुलनशील है। पानी घुलनशील है और पानी भी विलायक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, पानी विलायक है और चीनी घुलनशील है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और सही का चयन कीजिए। आठवां, एक तरल को वाष्प बनाने के लिए या गर्म करने की प्रक्रिया है और फिर वाष्प को वापस तरल प्राप्त करने के लिए ठंडा करना है। क्रोमेटोग्राफी में दो या दो से अधिक घुले हुए ठोस पदार्थों को अलग करने की एक तकनीक है जो बहुत कम मात्रा में घोल में मौजूद होते हैं। काली स्याही कई रंगीन पदार्थों या रंगों के मिश्रण होते हैं जिससे पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा अलग किया जा सकता है। यह सभी कथन सही है। तो इसका आंसर होगा डी, सभी कथन सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही का चयन करें। फनल को अलग करके दो अमिश्रणीय तरल पदार्थों का पृथक्करण उनके घनत्व में अंतर पर निर्भर करता है। पेट्रोल और पानी के मिश्रण को भी पृथक्कारी कीप द्वारा अलग किया जा सकता है। कीप को अलग करके पारा, पानी और बेंजीन के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। यह सभी कथन सही है। तो इसका आंसर होगा डी, सभी कथन सही है। अगला प्रश्न, भौतिक गुण कौन कौन से हैं? रंग व घनत्व, कठोरता व दृढ़ता, द्रवनांक तथा क्वथनांक या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, जल और खाना पकाने वाले तेल में क्या गुण अलग है? भौतिक वाले गुण, रासायनिक गुण, या ए और बी दोनों, या जैविक। तो इसका आंसर होगा बी, रासायनिक। जल और खाना पकाने वाले तेल में रासायनिक गुण अलग होते हैं जबकि भौतिक गुण समान होते हैं। अगला प्रश्न, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कैसा परिवर्तन होता है? भौतिक, रासायनिक, ए और बी दोनों, या जैविक। तो इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से धातुओं के गुणधर्म बताएं। चमकीली तथा प्रतिध्वनिपूर्ण, ताप तथा विद्युत की सुचालक, आघातवर्धक तथा अन्य, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी।